मॉर्निंग स्टूडेंट। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। कुछ पॉइंट 1 2 3 4 5 पॉइंट इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि उसमें कौन कौन सा टर्म यूज किया था। साई का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, साई स्क्वायर का मीनिंग क्या है, वो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। 2 क्वेश्चन भी डिस्कस किया था जिसमें एक आईडी एडवांस का क्वेश्चन था। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ये एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 4 में है और एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा 11th 12th दोनों के लिए पढ़ रहे हैं आप, मेडिकल के लिए, आईटी मेन और एडवांस के लिए। तो इससे पहले वाले लेक्चर में जो टर्म यूज होता है वो आप एक बार देख लेंगे। और अब मैं लेक्चर इस लेक्चर में 6 पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ। इनका वेव का इक्वेशन कैसे प्रेजेंट करना है और वो भी आपका मैथमेटिकल फॉर्म में है, बट वो मैथ आपको सिलेबस में नहीं है, बट मैं उसको छोटा करके डिस्कस करूंगा, समझा दूंगा आपको एक बार। तो यहाँ पे आप 6 पॉइंट पे आप डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है, 3D वेव इक्वेशन है। आपका सिलेबस जो फिजिक्स में वेव ऑप्टिक्स या आपका रे ऑप्टिक्स या आप साउंड पढ़ना है वो 1D वेव पढ़ना है, सिर्फ 1D वेव के लिए आपको स्टडी करना है। बट ये 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। 3 डायमेंशनल वेव इसलिए कि एटम एक स्फेरिकल है, सिस्टम है, फुटबॉल की तरह है और उसमें इलेक्ट्रॉन वेव मोशन करता है। तो फुटबॉल एक 3D है, उसके अंदर जो वेव होगा वो 3 डायमेंशनल वेव, 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो ये 3 डायमेंशनल 3D है, 3 डायमेंशनल है और सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा, सेकेंड ऑर्डर में बनता है। अब ये सब चीजें थोड़ा सा आपके लिए नया है। सेकेंड ऑर्डर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ये मैथ में वो भी लास्ट में पढ़ना होता है, 12th क्लास में कैलकुलस का लास्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैं समझाऊंगा, इसलिए मैंने बताया था कि ये इक्वेशन थोड़ा सा टफ है और ये नया है। टर्म टफ तो नहीं कह सकते हैं, टर्म्स नए नए हैं जो कि 11th 12th में भी नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। अच्छा, ऐसा टर्म एक बार आया था जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आप पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में मैंने बोला था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड और ऐसे मूव करता है। तो ये 3D वेव था, वैसे ही 3D वेव यहाँ भी है, 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन और सेकेंड ऑर्डर में। तो इनका जो वेव का इक्वेशन है उनका ऐसे रिप्रेजेंट करना है कि डेल 2 और यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर साई लिखना है ऐसे, ठीक है, प्लस और डेल 2 और यहाँ पे डेल और वाई स्क्वायर लिखना है ऐसे साई लिखना है, प्लस और डेल 2 और बाई डेल ये जेड स्क्वायर ऐसे लिखना है, साई लिखना है ऐसे, इज इक्वल टू -4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा साई, ऐसे लिखा जाता है, इस तरह से प्रेजेंट करना, ठीक है। ये है सेकेंड ऑर्डर, ये सेकेंड ऑर्डर इसको ऑर्डर बोलते हैं और ये सेकेंड ऑर्डर हो गया 3 डायमेंशनल क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तीनों आता है। और ये आपका साई है जो आप जानते हैं और ये आपका -4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर साई। तो ये फंक्शन है एक, तो इस फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जो कि 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन में ऐसे लिखा जाता है। इस तरह से वेव इक्वेशन है आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसको प्रेजेंट करना हो, ये हो गया। और इसको थोड़ा छोटा करना चाहे तो देखिए यहाँ पे डेल 2 और यहाँ पे डेल एक्स स्क्वायर, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है। आप मैथ पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं, डी बाई डी एक्स पढ़ते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स नहीं है बल्कि ये डेल बाई डेल एक्स है, डेल बाई डेल एक्स, यहाँ इसको पार्शियल पढ़ते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ टॉपिक में आता है फिजिक्स में, आगे चल के इलेक्ट्रोस्टैटिक में आता है आपको। तो इसमें से ऐसे लिख लेंगे और डेल 2 और डेल वाई स्क्वायर, डेल 2 और डेल जेड स्क्वायर और यहां पे ऐसे लिख लेंगे ऐसे साई,
इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर साई हो गया। ये पूरे इतने बड़े टर्म है ना, इतना बड़ा टर्म को, इस बड़े टर्म को आप डेल्टा ऐसे ट्रायंगल बना के स्क्वायर पे लिख सकते हैं ऐसे, माइनस 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर और साई ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इतने बड़े टर्म को, इतना बड़ा टर्म है, उसका मैथमेटिकल एक प्रेजेंटेशन है ये वाला, इस फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं, इस फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। इतना बड़ा जो इक्वेशन है उसको आपको ऐसे प्रेजेंट करना है, ऐसे इस फॉर्म में। इसको इधर ले लीजिए, इसको इस साइड लीजिएगा लेफ्ट साइड, तो आपका श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन को कई फॉर्मेट है जो आपको जानना है। मेन इनका ग्राफ है जहां से कुछ क्वेश्चन मिल जाता है आपको, तो वो ग्राफ मैं सिखाऊंगा आपको। डेल टू साई और प्लस इसको इधर कर लेंगे तो 4 पाई स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर और फिर यहां साई हो जाएगा इक्वल टू 0। तो एक प्रेजेंटेशन ऐसे भी है वही इक्वेशन, बस उसी को हम लोग चेंज कर रहे हैं अलग अलग फॉर्मेट में। तो ये है बड़ा फॉर्म है, इसी को जब छोटा करेंगे तो इस तरह छोटा, वो रिप्रेजेंटेशन है, मैथमेटिकल फॉर्म होता है इसको। ये हायर मैथमेटिक्स है, ग्रेडियंट, लाप्लास, पार्शियल, ये सब हायर मैथमेटिक्स होता है। तो आप सीखिए, इतने बड़े टर्म को रिप्लेस करके ऐसे किया जाता है, डेल्टा ट्रायंगल बना के स्क्वायर लगा देते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन है ना। और चेंज क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंजेज में ये आता है कि लेमडा, लेमडा की जगह आप h बाई एम भी कर सकते हैं, h और डिवाइड बाई m और v ये रिप्लेस कर सकते हैं लेमडा की जगह। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इधर h बाई एम भी पुट कर लेंगे यहाँ पे, प्लस 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाई h स्क्वायर और ये साई हो गई इक्वल टू 0 हो गया। नेक्स्ट, एनर्जी के फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकते हैं, एनर्जी के फॉर्मेट में भी पूछा जाता है यहाँ पे। तो प्रेजेंटेशन है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का। नाउ के यूज करेंगे, के इज फॉर काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए यू यूज करिए आप पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ई यूज करना है फॉर टोटल एनर्जी। सो आप जानते हैं कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, आप जानते हैं। यहां से हटा लीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस यू, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है हाफ और m और v स्क्वायर, तो इक्वल टू ई माइनस यू। आप यहां रिप्लेस करेंगे m और v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ई माइनस यू, m से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, सो 2 m e माइनस यू। तो वहां से m स्क्वायर v स्क्वायर को अगर आप रिप्लेस करेंगे, इससे रिप्लेस करेंगे तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा। तो कैसे चेंजेस होता है वो सीखना था आपको, और छोटा फॉर्म में जैसे डेल्टा के फॉर्म में आपको जानना था। ट्रायंगल जो है ये स्क्वायर करेंगे और ये हुआ प्लस m स्क्वायर v स्क्वायर, इसकी जगह रिप्लेस करेंगे। सो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 हो गया, 8 पाई स्क्वायर m, यहाँ पे रिप्लेस करेंगे इसके जगह तो 8 पाई स्क्वायर m e माइनस यू बाई h स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू 0, ऐसा। तो ये था रिजल्ट ऐसा।
सो वेव इक्वेशन नहीं, इतने फॉर्म में प्रेजेंट करना है आपको, लेमडा के फॉर्म में प्रेजेंट करना था, मास और स्पीड के फॉर्म में, एम वी डी ब्रॉगली में चेंज करना था, एनर्जी के फॉर्म में प्रेजेंट करना था। तो ये प्रेजेंटेशन हो गया। और नेक्स्ट ग्राफ, फॉर ग्राफ सेवन पॉइंट ग्राफ फॉर Schrödinger वेव इक्वेशन। तो ग्राफ के लिए प्लानिंग करना है तो छोटे छोटे हम लोग पॉइंट प्लान करते हैं। नंबर 1 आप जानते हैं नंबर ऑफ रेडियल नोट, आप पढ़े हुए हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी हमें। नंबर ऑफ रेडियल नोट, नंबर ऑफ रेडियल नोट्स होता है n माइनस एल माइनस 1, ये आप जानते हैं, पढ़ा हुआ आपका n माइनस एल माइनस 1, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजीमुथल क्वांटम नंबर और 1 माइनस 1, इसकी जरूरत पड़ेगा कुछ प्लॉट करते समय। नंबर 2, सो ये आप जानते हैं ऐसे साई को रिप्रेजेंट करते हैं एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन ऑफ वेव, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वेव है। और ये जो है वो पॉजिटिव भी होता है, ये निगेटिव भी होता है और जीरो भी होता है। कब जीरो होता है? तो नोड आने पे, नोड आने पे ये टर्म जो हो जाएगा वो जीरो पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आप जानते हैं साई स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ये डेंसिटी, ये कभी निगेटिव नहीं हो सकता। स्क्वायर है ना, स्क्वायर होने पे कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। हाँ, पॉजिटिव रहेगा और जीरो हो सकता है। जीरो उसी पॉइंट पे, नोड पॉइंट पे, नोड पॉइंट पे ये जीरो हो जाएगा। सारे टर्म आप जानिएगा, सब टर्म आपको। P is the probability function. ये प्रोबेबिलिटी को लिखने का तरीका है 4 पाई आर स्क्वायर और इंटू डी आर, और यहां पे आपको लिखते हैं ऐसे, पढ़े हुए इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। ये हो गया, ये रेडियल नोट की जरूरत पड़ेगा। ये सारे टर्म पहले भी पढ़े हुए हैं, एम्पलीट्यूड के बारे में, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के बारे में, प्रोबेबिलिटी फंक्शन इसके बारे में पढ़े हुए हैं, और ये थोड़ा ध्यान रखेंगे। 5, अगर मैं यहाँ रेडियल डिस्टेंस के बारे में बात करूँ ऐसे, ये है आपका एम्पलीट्यूड, हम लोग बात करें एम्पलीट्यूड के लिए, और ये है आर, आर इज द रेडियल डिस्टेंस, आर कर लीजिएगा रेडियल डिस्टेंस। हम लोग रेडियल डिस्टेंस के लिए पढ़ रहे हैं, और ये है आपका एम्पलीट्यूड के लिए। कुछ ग्राफ मैं डिस्कस करता हूं और वो फॉलो करिएगा, वो हर जगह यूज करना है आपको। देखिए, यहां से ग्राफ अगर ऐसे ले रहे हैं, ऐसे ग्राफ रहेगा, इस तरह से ग्राफ रहेगा, तो ये L इज इक्वल टू 0 के लिए है, L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 0 का मतलब S सब ऑर्बिट, ये ग्राफ S सब ऑर्बिट के लिए, S सब ऑर्बिट का ग्राफ ऐसा होता है। देखिए, ये है ग्राफ L इज इक्वल टू 1 के लिए, ऐसे ध्यान रखना है। ये ग्राफ जो होता है L इज इक्वल टू 2 के लिए होता है, डी सब ऑर्बिट के लिए, और ये ग्राफ जो होता है L इज इक्वल टू 3 के लिए होता है। तो जैसे जैसे आप इधर बढ़ेंगे ना, देखिए ये सबसे पिक, सबसे ज्यादा पिक जो है S के लिए होता है, फिर
पी सब ऑर्बिट के लिए पिक थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो गया, इसका पिक और छोटा हुआ और राइट साइड शिफ्ट किया। एफ सब ऑर्बिट का पिक सबसे छोटा है और राइट साइड शिफ्ट कर गया। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। स्टैंडर्ड रिजल्ट है एम्पलीट्यूड और विथ रेडियल डिस्टेंस। ये है एफ सब ऑर्बिट। एफ सब ऑर्बिट पिक जो है सब राइट साइड शिफ्ट होते रहता है। ये किसके लिए है? तो ये है डी सब ऑर्बिट के लिए। ये है डी सब ऑर्बिट। सो डी सब ऑर्बिट के लिए स्मॉल डी कैपिटल डी कुछ भी लिख सकते हैं आप। ये है आपका L = 1। ये पी सब ऑर्बिट के लिए ग्राफ होता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये स्टैंडर्ड, क्योंकि आपको ग्राफ बनाने के लिए ये सब समझना है आपको। तो ये है एस सब ऑर्बिट के लिए। कोई भी एस सब ऑर्बिट का जो बनाना हो अगर आपको एम्पलीट्यूड फंक्शन, तो ऐसा रहेगा। चलिए ग्राफ बनाते हैं हम लोग को, और ये ग्राफ मैं सिखाता हूँ कैसे बनाया जाता है। एकदम इजी है। सो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम लोग ग्राफ प्लॉट करना है, और 6 सब ऑर्बिट के लिए आपको ग्राफ प्लॉट करना है। 6 आप सीख जाएंगे तो सब बना लेंगे आप। सो नेक्स्ट मैं प्लॉट करना सिखाता हूँ। सो 8 पॉइंट हम लोग बात करें 1s सब ऑर्बिट। 1s सब ऑर्बिट के लिए प्लान करेंगे। 1s सब ऑर्बिट के लिए प्लान करना है। चलिए अब प्लानिंग करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि 1s आप कोडिंग पे ब्रेक करेंगे, कोड करेंगे। इसके लिए n का वैल्यू 1 और s है। s के लिए l का वैल्यू जो हो गया वो 0। 1s सब ऑर्बिट 1 और s हो गया। अब अगर हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले कि नंबर ऑफ रेडियल नोट और नंबर ऑफ रेडियल, अगर रेडियल और नोट्स के बारे में बात करेंगे तो नंबर ऑफ रेडियल नोट्स जो होता है वो आप जानते हैं n - l - 1। सो n - l - 1 रेडियल नोट जो हो गया वो 0। ये हो गया, ठीक है। और कोई भी s सब ऑर्बिट के लिए आप जानते हैं कि s सब ऑर्बिट के लिए ये r रेडियल डिस्टेंस और जो प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड का जो फंक्शन होता है वो कुछ ऐसे, यहाँ से r = 0 पे मैक्सिमम रहता है, और मैक्सिमम का मतलब ऐसे, इस तरह से प्लानिंग करेंगे। r = 0 पे मैक्सिमम होगा और ऐसे प्लानिंग करना। फॉर s सब ऑर्बिट के लिए आप जानते हैं s सब ऑर्बिट के लिए, तो मैं इधर प्लानिंग कर रहा हूँ। और अब देखिए यहाँ पे 3 ग्राफ हम लोग को पढ़ना है सिलेबस में। वो तीनों ग्राफ पेपर में पूछा जाता है। एक तो ग्राफ ऐसे रहेगा, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आर्क को लेते हुए, और यहाँ पे है एम्पलीट्यूड फंक्शन, और ये मैं ग्राफ पढ़ा रहा हूँ 1s के लिए, 1s सब ऑर्बिट के लिए, 1s सब ऑर्बिट के लिए। रुकिए फिर से देखिए, फिर से देखना है। फिर नेक्स्ट ग्राफ हम लोगों सिलेबस में है, वो ग्राफ ऐसे रहेगा r, और फिर हम लोग का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इसको बोलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए नेक्स्ट ग्राफ हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक है। नाउ थर्ड ग्राफ हम लोग को प्लॉट करना है। थर्ड ग्राफ प्लॉट करना है ये रेडियल डिस्टेंस से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जानते हैं 4πr² dr, और ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐसा आप पढ़े हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका। तो ये हमें ग्राफ प्लॉट करना है 1s के लिए। फिर से मैं यहाँ प्लॉट कर रहा हूँ 1s सब ऑर्बिट के लिए। ये 1s सब ऑर्बिट, यहाँ भी 1s सब ऑर्बिट है, और ये भी है 1s सब ऑर्बिट, ये 1s है। चलिए प्लॉट करना देखिए। सो हम लोग 1s के लिए प्लॉट करेंगे, तो s कोई भी s रहेगा, s के लिए कहीं भी s के लिए ये ऐसे स्टार्ट होता है, और यहाँ तो कोई रेडियल नोड है ही नहीं, नोड्स 0 है। यहाँ आप जानते हैं कि रेडियल नोड 0 है, रेडियल और नोड, कोई रेडियल नोड है ही नहीं यहाँ, 1s के लिए 0 है, ठीक है। तो ये सिंपल प्लॉट करना है, एग्जैक्टली सेम ये भी वैसे ही रहेगा, वैसे ही प्लॉट करना है, वैसे ही ऐसे प्लॉट कर लेंगे। ये 1s के लिए है, ठीक है। यहाँ पे r = 0, देखिए r कोई भी यहाँ पे चेक करेंगे, अगर r का वैल्यू 0 करेंगे तो r का वैल्यू 0 करने पे ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो हो जाएगा वो 0 होगा। तो यहाँ 1s के लिए ग्राफ बनाएंगे तो कुछ ऐसा, इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर दीजिएगा, हो गया।
तो ये चेंज करेगा। यहाँ आर का वैल्यू 0 रखेंगे, आर का वैल्यू 0 रहने पे प्रोबेबिलिटी 0 करना है। ग्राफ यहाँ से स्टार्ट करेंगे और ऐसे पिक लेते हुए ऐसे चले जाएंगे आप। ये तीनों ग्राफ आपको पढ़ना है और ये 6 टाइम पढ़ना आपको। एक 1s है, 2s और 3s, फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा तो आप समझिए। तो s के लिए, s सब ऑर्बिट के लिए कोई भी s सब ऑर्बिट रहता है तो आप जानते हैं कि s सब ऑर्बिट रहेगा। तो अगर r 0 है, अगर r जो 0 रहता है, r अगर यहाँ 0 रहेगा तो ये एम्पलीट्यूड जो होता है वो मैक्सिमम होता है। ये एम्पलीट्यूड को मैक्सिमम बोलते हैं। पिक सबसे ज़्यादा यहीं पे पिक रहेगा, फिर उसके बाद नीचे घटते जाएगा, ऐसे इस तरह से घटेगा ऐसे। चलिए फिर से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि यहाँ पे 8 और 9 ये 6 बार ग्राफ प्लॉट करना है और ये आता है, ये आया भी था, इस बार भी आया था आईडी मेन में, बट आसान है। 2s मैंने कर दिया, ध्यान से देखेंगे आप, 2s के लिए देखेंगे। सो जैसे ही मैं यहाँ 2s कर दूंगा तो 2n का वैल्यू 2 हो गया, s के लिए l का वैल्यू 0 हो गया और n माइनस l माइनस 1 रेडियल नोड 1 हो गया, रेडियल नोड 1। आप जानते हैं s के लिए ऐसा ग्राफ होता है, रुकिए जब चेंज करूंगा मैं, s के लिए ऐसा ग्राफ हो गया बट नोड 1 आ गया, उसके चलते क्या चेंजेस होगा, रेडियल नोड 1 हो गया, यहाँ रेडियल नोड 1 हुआ। अब मैं चेंज करूंगा, ये किसके लिए है, 2s के लिए, नेक्स्ट ग्राफ 2s के लिए, नेक्स्ट ग्राफ 2s के लिए, ऐसे हल्का सा चेंज कर रहा हूं मैं। क्या चेंज कर रहा हूं देखिए, यहां पे देखिए थोड़ा सा चेंज होगा, ग्राफ थोड़ा सा चेंज होगा, वो देखते हैं क्या चेंजेस होगा। देखिए नोड आया है, एक नोड आया है, तो नोड आया है तो ऐसे ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट करेंगे, 0 रहने पे मैक्सिमम रहेगा और नोड के चलते वो कुछ ऐसे आ गया, इस तरह से करते हुए ऐसे जाइएगा। ये जो सेक्शन देख रहे हैं, ये जो पॉइंट देख रहे हैं, ये पॉइंट जो साइंस का नोड बन गया, ये नोड हुआ, नोड, ये पॉइंट नोड हुआ। और उसके बाद जस्ट क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है, एम्पलीट्यूड के बारे में आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड जो होता है वो पॉजिटिव भी होता है और क्या क्या होता है, 0 भी होता है और ये निगेटिव भी होता है। तो नोड पे एम्पलीट्यूड 0 कर लीजिएगा और फिर उसके बाद ऐसे ग्राफ प्लॉट करना है। बट ये वाला टर्म कभी भी आपको निगेटिव नहीं होगा, तो इसमें क्या करना है, ऐसे लेके आइए, ऐसे यहाँ तक आइए, नोड यहाँ तक आया, उसके बाद ये ऊपर कर लीजिएगा, ये ग्राफ ऐसे ऊपर करके ऐसे बना दीजिएगा। ये है, ये पॉइंट जो हुआ वो पॉइंट को हम लोग साइंस में नोड बोलते हैं। ये नोड है, नोड पॉइंट हुआ। तो यहाँ तक आना है और उसके बाद क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जो टर्म है, स्क्वायर वाला टर्म कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी निगेटिव नहीं। ये पॉजिटिव हो सकता है और ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, पॉजिटिव रहेगा, ये कभी नीचे मत भेजिएगा। तो ये एक नोड आने के चलते, 1 रेडियल नोड के चलते ये आएगा और ऐसे जाके निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आया था इस बार भी आईटी मेन में आया था क्वेश्चन, ये वाला, ये 4 ग्राफ लिखा हुआ था, 2s के लिए पूछा गया था। ठीक है, यहाँ प्रोबेबिलिटी करेंगे तो स्टार्ट तो यहीं से लेंगे आप, और स्टार्ट ऐसे लेकर के ऐसे कर देंगे, एक पिक ले जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे ले जाके ऐसे कर देंगे। तो एक नोड, जो नोड आया है वो यहाँ रिप्रेजेंट करना है आपको इस तरह से। ये हो गया 2s के लिए। 3s के लिए बनाते हैं, 3s 3s के लिए प्लान करिए, ये 3s करना है, n का वैल्यू 3 हो गया, l का वैल्यू 0। यहाँ प्लानिंग करेंगे तो 3 और -0 -1 2 आ गया, नोट्स 2 है, नोट्स 2। ठीक है, देखिए प्लानिंग करते हैं। रेडियल नोट कितने हैं, तो रेडियल नोट है 2 हो गया। किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो 3s के लिए, 3s, ये है 3s, ये भी है 3s, ऐसे पढ़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट सीखिए ग्राफ कैसे चेंज होगा। देखिए ऐसे ही कुछ रहेगा बट थोड़ा और चेंजेस हम लोग करेंगे। देखिए ग्राफ देखिए, कितने नोट्स, 2 नोट्स, तो ऐसे गया, फिर ऐसे गया ग्राफ, फिर ऊपर आया और फिर ऐसे गया। ये देखिए, ये है, ये नोड, एक नोड यहाँ हुआ, एक नोड यहाँ हुआ, ये है नोड, एक नोड इस जगह, एक नोड इस जगह पे। ये पॉजिटिव निगेटिव सब हो सकता है, यहाँ पॉजिटिव फिर निगेटिव फिर पॉजिटिव, बट ये कभी भी निगेटिव नहीं। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे नोड हुआ, फिर ऐसे नोड बना, फिर ऐसे जाके ऐसे कर लीजिएगा। यहाँ नोड
ये नोड हुआ और यहाँ भी नोड, एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ पे, ऐसे, बट निगेटिव नहीं, नीचे नहीं जाना है आपको, निगेटिव कभी नहीं, ऐसा हो गया। और यहाँ पे बनाएंगे, यहाँ दो नोड है, एक नोड यहाँ हुआ और एक नोड यहाँ पे, ऐसे ऐसा हो गया। तो एक नोड यहाँ, एक नोड यहाँ, स्टार्ट तो यहीं से होगा। तीनों ग्राफ में से कोई भी एग्जाम में कोई पूछ देता है पेपर में कि किसके लिए ग्राफ है या इसके लिए प्लॉट करिए, ऑप्शन रहता है। तीनों अलग ग्राफ है, ये है वेव फंक्शन मतलब एम्पलीट्यूड के लिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के लिए, ये प्रोबेबिलिटी के लिए। तो एग्जाम में देखना है कि कौन सा ग्राफ है आपका। नेक्स्ट 11 2p के लिए प्लान करना है। 2 और p, n का वैल्यू 2 हो गया और l का वैल्यू 1 होता है। 2 -1 -1 0। और जो भी p सब ऑर्बिट का मैंने ग्राफ बनाया था, कोई भी p सब ऑर्बिट का, तो मैंने ग्राफ ऐसे बनाया था। ये मैंने बोला था p के लिए, p सब ऑर्बिट का ग्राफ ऐसे था। जब r 0 तो वेव फंक्शन 0, तो p का ग्राफ ऐसे स्टार्ट करना है। स्टार्ट करिए। करिए प्लॉट। सो 2p के लिए हमें प्लानिंग करना है, तो यहां पे बना लेंगे 2p। यहां पे कर लेंगे प्लानिंग 2p सब ऑर्बिट। तो यहां पे प्लान कर लेंगे 2p, ये 2p सब ऑर्बिट। रेडियल नोड जो है अभी आपने 2p में देखा था 0 था। s सब ऑर्बिट, p सब ऑर्बिट, तो p d f सब ऑर्बिट, कोई भी सब ऑर्बिट जो होता है, मैंने आपको डिस्कस किया था कि आगे जो भी p हो या d हो या f सब ऑर्बिट हो, सब तीनों सब ऑर्बिट के लिए हम लोग का r = 0 पे यहाँ एम्पलीट्यूड 0 होता है। ये मैंने स्टार्टिंग में रिजल्ट में बताया था आपको। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर p सब ऑर्बिट है तो p सब ऑर्बिट के लिए अगर 2p है, नोड्स तो 0 है, कोई नोड्स नहीं है, तो ऐसे स्टार्ट करेंगे। सेम ये भी वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तो स्टार्ट होगा r = 0, तो प्रोबेबिलिटी तो हर एक के लिए 0 रहेगा। ऐसे ही ग्राफ ऐसे ही कर लीजिए, सेम कर लीजिए, हो गया। तीनों एक जैसा, कोई नोड नहीं है, नोड 0 है। नाउ 12, ओ सॉरी 2p था ना, 2p था यहाँ, 2p था। 11 में 2p कर लीजिएगा प्लीज, 11 में 2p था, ठीक है, वहाँ 2s लिखा होता है 2p। नेक्स्ट 12 में 3p करना था, 12 में यहाँ पे 3p कर लीजिए। 3p 3 करना है और 1 करना है, यहाँ पे रेडियल नोड 1 हो जाएगा और रेडियल नोड 1 होने पे मैं चेंज करूंगा ग्राफ। सो यहाँ मैं चेंज कर रहा हूँ, रेडियल नोड 1 है और ये है आपका 3p, और ग्राफ चेंज होगा। रेडियल नोड 1 पे ग्राफ मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे कैसे चेंज होगा मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ चेंज होने वाला है। सो इस बार एक नोड आ गया, नोड आया, तो नोड आया तो देखिए ग्राफ तो ऐसे ही बनाएंगे, इस तरह लेके जाइएगा, और एक नोड आया है तो ऐसे कर लीजिएगा, बोलिएगा कि यहाँ पे एक नोड है, इस पॉइंट पे एक नोड है। नोड आता है तो ऊपर नीचे, ग्राफ ऊपर नीचे जाएगा। ये तो कभी निगेटिव होगा नहीं, तो निगेटिव नहीं होगा तो ये ग्राफ ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही कर लेंगे। ये है नोड, तो ये इसको रिप्रेजेंट करना है, नोड, नोड है ऐसे, और यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो एग्जैक्टली सेम ऐसे करना है, और दूसरा ग्राफ ऐसे कर लीजिए। ये है नोड, ये हो गया। सो ग्राफ है इसमें 6 सब ऑर्बिट के लिए ग्राफ था, और एक नेक्स्ट है आपका 3D के लिए प्लानिंग करते हैं। 3D अपने से प्लान करिए। 3D L का वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगा और पुट करेंगे यहाँ 0। D के लिए भी तो ग्राफ ऐसे ही था, बस पिक थोड़ा आगे शिफ्ट हो गया था,
तो मैंने आपको बताया था डी के लिए भी ऐसे ही ग्राफ था, पिक थोड़ा सा आगे आगे की तरफ शिफ्ट हो गया था, डी सब ऑर्बिट ऐसे। करीब प्लान करते हैं, रेडियल नोड तो 0 है, सो डी के लिए प्लानिंग करना है। थ्री डी, थ्री डी, थ्री डी के लिए प्लान करना है। देखिए नोड्स तो 0 है, कोई नोड है नहीं, और आप डी भी हो तो आर इज इक्वल टू 0 पे ये वेव फंक्शन एम्पलीट्यूड 0 होगा, तो फिर तो वही ग्राफ रहेगा। थोड़ा सा बस ये इसको इधर थोड़ा सा शिफ्ट करके ऐसे कर दीजिएगा। सेम यहाँ पे कोई नोड है नहीं तो थोड़ा सा ग्राफ ऐसे शिफ्ट करके कर देंगे, सब कुछ सेम है वैसे। देखिए कोई नोड है नहीं, नोड रहता तो ऊपर नीचे जाता, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव, ये ओनली पॉजिटिव रहता, होगी ऐसे। ग्राफ यही था, यही 6 सब ऑर्बिट है और 6 सब ऑर्बिट मल्टीप्लाई बाय 3, 18 ग्राफ पढ़ना था। जनरल ग्राफ मैंने आपको बोला था कि ये ग्राफ मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि आप ये चीज़ें प्लान करिएगा कि अगर ये एम्पलीट्यूड है और रेडियल डिस्टेंस है, आर इधर रेडियल डिस्टेंस हो गया और एम्पलीट्यूड है ये, ऐसे मैंने बोला था। तो मैंने आपको समझाया था कि देखिए एस के लिए सब ऑर्बिट के लिए ऐसे प्लानिंग करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये L इक्वल टू 0 पे ऐसे प्लान होता है, और फिर मैंने बताया था L इक्वल टू 1, L इक्वल टू 1 का ऐसा होता है, ये P सब ऑर्बिट है। फिर मैंने आपको बताया था कि L इक्वल टू 2, L इक्वल टू 2 का ग्राफ ऐसे जाता है, ये D सब ऑर्बिट है, और L इक्वल टू 3 का ग्राफ ऐसे जाता है, ये F सब ऑर्बिट का। सो ये एम्पलीट्यूड और रेडियल डिस्टेंस में ये 3 लोग तो ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, और एक जो होता है एस सब ऑर्बिट का, किसी भी एस सब ऑर्बिट के लिए आर इक्वल टू 0 पे ये पिक पे जाएगा। ये क्या है, एम्पलीट्यूड के लिए बात कर रहे हैं, ये एम्पलीट्यूड के लिए है। तो ये ग्राफ फिर से आप नोट कर लेंगे क्योंकि इस फंडामेंटल रूल यही है, इसी से मैं सब कुछ बना रहा हूं। P सब ऑर्बिट, D सब ऑर्बिट, ये है F सब ऑर्बिट, SPDF सब ऑर्बिट, ये है ड्राइंग। हो गया, ग्राफ तो ये था। एक ग्राफ और मैं ऐसे देख रहा था, क्वेश्चन में इस तरह से भी पूछा हुआ था। ऐसे लिखा हुआ था ग्राफ, ये है R, इधर R है, इस साइड है -R, ये सेंटर हुआ, ये है ऐसे साई का एक्सेस ये है। ये साई का मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव फंक्शन वो ऊपर है साई, ठीक है। ये हुआ 15, और यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ था कि ये पॉइंट मान लीजिए कि इस पॉइंट को आप कह रहे हैं, इस पॉइंट को ए कहेंगे,
और इस पॉइंट को बी कहेंगे, तो ये पॉइंट ए और बी। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चांसेस है, मैक्सिमम चांसेस है, देखिए आप जान रहे हैं कि ये पॉइंट नोड हुआ 0, नोड पे तो कोई इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं। जो एंटी नोड्स पॉइंट है, एंटी नोड्स पे वेव सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब वहीं पे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट, ऐसे आप बोल सकते हैं कि ये इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम रहेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, काफ़ी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है, और यहाँ भी इस जगह भी इलेक्ट्रॉन मिलने का चांसेस है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी। तो इस तरह पूछता है कि कहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा चांसेस, तो एट पॉइंट ए एंड बी। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट ए एंड बी। तो ये कंप्लीट जो आपका ग्राफिकल फॉर्म था, ये फाइनल जो क्वेश्चन आया हुआ है मैं स्कैन करके ऐड कर देता हूँ, ठीक है। श्रोडिंगर वेव में यही था। सो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फाइनल, इनका ग्राफ ही पूछा जाता है पेपर में। सो ये कंप्लीट हुआ।